हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं तीसरा पाठ, जिसका नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार। इंग्लिश में होता है इंटरव्यू विथ गंगा मैया। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। गंगा मैया यानी मैया का अर्थ है माँ यानी मदर। गंगा मैया ने गंगा माँ, हमारी जो गंगा नदी है उस गंगा नदी को माँ के रूप में संबोधित किए हैं कौन? लेखक। उस गंगा माँ के साथ स्वयं लेखक इंटरव्यू करते हैं यानी साक्षात्कार करते हैं, और उस इंटरव्यू में गंगा मैया से कुल मिलाकर 14 प्रश्न करते हैं और उस 14 प्रश्नों का उत्तर स्वयं क्या प्राप्त कर लेते हैं। ये पाठ पढ़ने से पहले फर्स्ट हमें इंटेंट को क्या देखना चाहिए। इंटेंट अगर हम लोग जान लेंगे या समझ लेंगे तो आसानी के साथ ये पाठ समझ में आ जाएगा। तो मैं विषय वस्तु पढ़ता हूँ और पहले की तरह आप लोगों को ये भी समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। कौन से भी पाठ अगर पढ़ रहे हैं तो पहले इंटेंट क्या पढ़ लेना चाहिए। इंटेंट अगर समझ में आ जाता है तो आसानी के साथ उस लेसन को समझ पाते हैं। मैं विषय वस्तु पढ़ता हूँ। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। मुसीबत एक ग्रंथ है और एक किताब है। उस किताब में से इस इंटरव्यू को क्या लिया गया है। इंटरव्यू का जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मुसीबत नामक जो बुक है या पुस्तक है उसमें से लिया गया है। और लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। लेखक गंगा मैया के माध्यम से आज की समस्या है उन समस्याओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कौन सी समस्या है? पहली समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यानी जो करप्शन है उस करप्शन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। nowadays wherever you go we are seeing this problem. This problem is a big problem in our country. हम लोग इस समस्या के बारे में क्या जानते हैं? करप्ट लोग करप्शन लेते ही चले जाते हैं और ये भी क्या बड़ी समस्या है इंडिया में। और दूसरी समस्या है महंगाई। महंगाई ने हर दिन हर चीज़ की कीमत क्या बढ़ती चली जा रही है और उस कीमत को हम रोक नहीं पा रहे हैं, और ये दूसरी समस्या है। और तीसरी समस्या धर्म के नाम पर ढकोसलों, यानी कुछ लोग धर्म के नाम लेकर उस नाम पर कई लोगों को क्या चीट करते चले जा रहे हैं। इन तीन समस्याओं के ऊपर लेखक क्या चर्चा करते चले जाते हैं। ये तीनों आज की क्या समस्या है, ज्वलंत समस्या है। इन समस्याओं को अवगत कराने हेतु यहाँ पाठ विद्यार्थियों के लिए रखे हैं। हम लोग ये तीनों समस्याओं को जानते हैं, फिर भी इन तीन समस्याओं को किस तरह से दूर करना चाहिए हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग डेली देखते हैं, इन समस्याओं के बारे में हमें जानकारी है, हम लोग जानते हैं, फिर भी इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास नहीं करते। ये तीनों समस्याएं हमारे देश में क्या हर जगह पर क्या फैल चुकी है। तो एक एक हम लोग देखते चले जाएंगे। तो देखिए, मैं किताब पढ़कर आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों के पास किताब है, नहीं तो आप लोग, मैं जो किताबें दिखा रहा हूँ इस किताब को ही आप लोग देख लीजिए। स्वयं लेखक
गंगा माँ से, गंगा मैया से इंटरव्यू क्या करते हैं। सो इंटरव्यू करने से पहले जो कोई भी वीआईपी लोग होते हैं उनसे क्या अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ता है या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सो उनसे परमिशन लेने के बाद ही उन लोगों से क्या मिल पाते हैं। सो मैं ये लेसन शुरू करता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मैं बैठ गया, प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। सो मकर संक्रांति का दिन था, पोंगल का दिन था, संक्रांति का दिन। लेखक इलाहाबाद में ही थे और 2 मास पूर्व ही, 2 महीने पहले ही गंगा मैया के जो निजी सचिव है, पर्सनल जो सेक्रेटरी है, उन सेक्रेटरी से क्या समय ले चुके थे। और माँ संक्रांति के दिन मंदिर में विराज रही थी और माँ के चेहरे पर उदासी थी। माँ बहुत ही क्या दुखी थी। और लेखक चले गए और जाकर माँ के चरणों को छू लिए और वहीं पर जो मृगशाला है, यानी जो हिरन है या डीर की जो स्किन है, वो स्किन वहीं पर क्या पड़ा हुआ था। उस चमड़े को क्या ले लिया और चमड़े को बिछाकर उस चमड़े के ऊपर बैठे। कौन? लेखक। और पहले ही लेखक प्रिपेयर करके आ चुके थे कई प्रश्न, और प्रश्न भी क्या वो रेडी कर लिए थे। और सारे प्रश्न गंगा मैया से पूछते हैं और गंगा मैया भी बड़े स्नेह भाव से उत्तर दे दिए। और उन दोनों के बीच जो इंटरव्यू हुआ, जो साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार को लेकर यहाँ पर दिखाते हैं। सो इंटरव्यू कहने से कोई इंटरव्यू लेने वाला रहना चाहिए और इंटरव्यू देने वाला भी क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के ऊपर क्या चर्चा होने लगती है, यानी इंटरव्यू कहने से क्वेश्चन उत्तर होने लगता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेखक गंगा मैया से क्या पूछते हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, माताजी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, फर्स्ट प्रश्न ही पूछते हैं, हे माँ कुछ एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण फैल रहा है या प्रदूषण प्रवेश कर चुका है। सो माँ उत्तर देने लगती है, वत्स, हे बेटा तुमने ठीक ही सुना है। मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्यों हो रहा है। हे पुत्र, हे बेटा, मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि मुझ में भी ये प्रदूषण क्यों हो रहा है। मैं इस बात को नहीं जानती हूँ। सो दूसरा प्रश्न पूछते हैं लेखक, तब और क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछते हैं लेखक, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। हे माँ, आप तो इतने शक्तिशाली है कि आपके पास एक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उस प्रदूषण को दूर कर सकती हो। देखिए, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के पास भी क्या है, ये प्रॉब्लम है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है। वी आर फेसिंग दिस बिग प्रॉब्लम। हम लोगों के पास जो प्रदूषण है, वाटर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है और सॉइल पॉल्यूशन भी क्या हम लोग देख सकते हैं। इन समस्याओं को हम लोग डेली देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक प्रश्न करते हैं, हे माँ आपके पास शक्ति है ना, उस शक्ति के बल पर आप दूर कर सकती है। सो माँ उत्तर देने लगते हैं, जो भी यहाँ कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। बेटा, मुझ में वहाँ शक्ति नहीं है, मैं स्वयं उस प्रदूषण को दूर कर नहीं सकती। इस तरह जो भी कहते हैं ना, वो उल्लू है, उल्लू मूर्ख है, फुलिश है। फुलिश नहीं है, फुलिश लोगों के वो शिष्य है, आस्थावान शिष्य है। मैं स्वयं उस प्रदूषण को क्या दूर कर नहीं सकती। थर्ड प्रश्न देखिए,
और तब थर्ड पर प्रश्न पूछते हैं, तब और क्या कारण हो सकते हैं? माँ उत्तर देते, वत्स, देश का वातावरण ही जब दूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती हूँ? हे बेटा, पूरा हमारा देश का वातावरण ही बिगड़ चुका है और देश में रहने वाली मैं हूँ, मैं इस समस्या से कैसे बच सकती हूँ? यानी इसका अर्थ क्या है? लेखक पाठकों को ये समझाना चाहते हैं कि हमारा देश पूर्ण रूप से क्या प्रदूषित हो चुका है। देश में रहने वाला हर इंसान इस समस्या से घिरे हुए हैं और समस्या की जो सीमा है उस सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। हम इस समस्या से दूर नहीं हैं। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने से माँ उत्तर देती है कि इस समस्या से मैं भी क्या बच नहीं सकती। चौथा प्रश्न, आप ठीक कह रही है, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। और उत्तर देते हैं, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था, मैंने उसे ढांढस बंधाया किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। इन्हें लेखक पूछते हैं, हे माँ, जहाँ कहीं भी हम लोग देख रहे हैं चरित्र का संकट, इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। और माँ कहने लगते हैं, बेटा वो मेरा अंग था, चरित्र कैरेक्टर वो मेरा अंग था, लेकिन अब वो अतीत की वस्तु, पास्ट की वस्तु बन चुकी है। मुझे छोड़कर वो चला गया और कई दिनों के बाद मेरे पास आया, वो रोने लगा, उसे मैं सांत्वना दे दिया, उसे ढांढस दे दिया, फिर भी उसकी आंखों से आंसू आना बंद नहीं हुए। यानी आज हम लोग देखते हैं मनुष्यों का जो चरित्र है ना, वो चरित्र इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि पूछिए मत। हम लोगों का जो चरित्र कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर पूरा गिर चुका है। हम लोग मनुष्य बनकर नहीं रह रहे, हम लोग स्वार्थी बने हुए हैं, हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं और इसलिए हमारे सम्मुख, हमारे सामने कई समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं का समाधान हम लोग ढूंढने में ही समय क्या बर्बाद करते चले जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दिस इज नॉट our problem, this is our country problem, this is our world problem, but we have more time, but we are not thinking about all these problems. हम लोगों के पास समाधान है, उस समाधान को ढूंढने के लिए हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो यह समस्या क्या आगे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। सो हर व्यक्ति का कैरेक्टर देखिए, वो कैरेक्टर क्या बिगड़ चुका है। वी आर सर्चिंग गुड कैरेक्टर बट वी आर नॉट गेटिंग गुड कैरेक्टर, जस्ट वी आर सर्चिंग देयर एंड वेयर, देयर एंड वेयर, देयर एंड वेयर, कहीं भी हमें अच्छा सा चरित्र नहीं मिल रहा है। हर कोई इंसान क्या है, स्वार्थी बना हुआ है और स्वार्थी बन रहा है और अपने बारे में, खुद के बारे में, फैमिली के बारे में सोच रहा है, लेकिन कोई भी देश के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई भी समाज के बारे में नहीं सोच रहा है और इसीलिए यह समस्या क्या हम लोगों के सामने आ रही है। सो यहाँ पर लेखक पूछते हैं, अब चरित्र भैया कहाँ है? वेयर इज कैरेक्टर ब्रदर, वेयर इज कैरेक्टर, चरित्र कहाँ पर है? लेखक पूछते हैं और माँ उत्तर देती है, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई उत्तर देने लगती है, बेटा अब केवल यहाँ शब्द कोशों में दिखाई देने लगता है। कैरेक्टर मीन्स जस्ट दिस वर्ड वी कैन सी इन डिक्शनरी, वी हैव नो दिस वर्ड। और यहाँ पर कुछ प्राइमरी स्कूल के टीचर अपनी छोटी कक्षाओं में बच्चों को कभी कभी चरित्र के बारे में क्या पढ़ाते हैं और वो केवल क्या डिक्शनरी में या डिक्शनरी का एक शब्द बना हुआ है, हम लोगों के पास वो चरित्र नहीं है। हम लोग चरित्र लेस लोग क्या बनते बनते चले जा रहे हैं और प्रश्न करते हैं, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? हे माँ,
चरित्र का जो अस्तित्व था, एग्जिस्टेंस जो था, उस अस्तित्व को किसने मिटाया? माँ उत्तर देती है, सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को ही मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। हे बेटा, अगर सेवा करेंगे या सर्विस अगर करेंगे तो हम लोग उस चरित्र को क्या प्राप्त कर सकते हैं? पहले के लोग सेवा ही परमो धर्म कहते थे और आजकल के लोग मेवा ही परमो धर्म कह रहे हैं। पहले के लोग सेवा करने लगते थे और सर्विस क्या करने लगते थे, सर्विस देने लगते थे और वे लोग नाम क्या कमाते थे। बट nowadays we are not doing social service. We are not thinking about social service. First, we need only money. We want only mithai. We want only sweet. Sweet means we want wealth. We are selfish. हम लोग सोशल सर्विस करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। हम लोगों को मिठाई चाहिए और हम लोगों को एक अच्छा सा कैरेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है और हमें नाम का भी क्या ज़रूरत नहीं है। पहले के लोग नाम के लिए, इज्जत के लिए, सेवा के लिए मर मिटते थे, बट आजकल के लोग मिठाई के लिए क्या मर रहे हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। माँ, आप सच कहती है, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे, पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है, तू ना कहा मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। यानी लेखक प्रश्न करते हैं, माँ, हाल ही में एक राज्यपाल ने, गवर्नर ने कहे थे, क्या कहे थे? एक कुएं में क्या भंग क्या घुल गई, मिक्स हो गया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ये तेरा ये मेरा नहीं कहना चाहिए। तो माँ उत्तर देती है, क्या? देखिए बेटा, सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है, वहाँ तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में वही बुरे काम करते हैं। यानी एक कुएं में अगर भंग अगर घुल गई है, भांग अगर मिल गई है, सारे लोग समान रूप से क्या पीते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है? देश में रहने वाले सारे लोग क्या एक जैसे हैं, कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। और यहाँ पर माँ उत्तर देते, बेटा सत्य तो क्या निर्भय है। हम लोग अगर सत्य कह रहे हैं, हमारे पास भय नहीं है, डर नहीं है। और यहाँ पर लेखक पूछने से माँ कहने लगती है, व्यापारी लोग हर दिन क्या बुरा काम करते हैं, धोखा देते हैं, धोखेबाज है, मेरे पास आकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और माथे के ऊपर तिलक क्या लगा लेते हैं और डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, फिर भी नेक्स्ट डे वही काम क्या करते हैं, पाप का काम करते हैं। कोई भी क्या अच्छा इंसान नहीं है। सो नेक्स्ट लेखक और प्रश्न करते हैं। कौन सा प्रश्न करते हैं? देखिए, माँ से पूछते हैं, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यहाँ असंगति क्यों? उत्तर देती है माँ, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। बेटा वो जानते हैं वो कैसे भी कर्म करे, काम करे, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगी, ये सोचकर मेरे पास आकर वो लोग स्नान करते हैं। मेरा जो पवित्र जल है उस जल को क्या मलिन बनाते हैं, और मलिन बनाने वाले कौन है? व्यापारी लोग हैं। यानी स्वयं हम लोग प्रदूषण को क्या फैलाते हैं और प्रदूषण की समस्या हम लोगों से क्या उत्पन्न हो जाती है और हम लोग क्या समस्या को बढ़ावा देने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार
आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? सो प्रश्न करते हैं लेखक, हे माँ, आजकल के लोगों ने तो जीवन और धर्म को अलग मानते हैं। जब हम पवित्र ग्रंथों के अनुसार जीवन अगर नहीं करेंगे तो हम लोग मनुष्य बनकर नहीं रहेंगे। हम लोगों में राक्षस प्रवृत्ति क्या आ जाती है। सो हम लोगों को अगर इंसान होकर जीवन करना चाहिए तो हमें पवित्र ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए। वहां पर जो लिखा है उसी के अनुसार क्या जीवन करना चाहिए। तो लेखक क्या प्रश्न करते हैं, माँ उत्तर देते हैं, बेटा देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा के एक के बच्चे। सो माँ उत्तर देने लगता, हाँ बेटा, आज तो क्या महंगाई बढ़ रही है, रिश्वतखोरी और पाशविकता यानी प्राणियों की जो प्रवृत्ति है, प्राणियों का जो या जानवर का जो चरित्र है ना, वो चरित्र क्या बढ़ रहा है। और धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म को लेकर बिजनेस क्या कर रहे हैं कुछ लोग। और राजनीति के बारे में तो कहना क्या, पॉलिटिक्स के बारे में तो कहना क्या है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जो अंधा होता है ना, वो अंधा ठोकर लगने के कारण नीचे गिर जाता है, लेकिन जिन्हें आंखें हैं वो भी क्या अपनी वाणी से, अपनी बोलियों से क्या गिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल और पॉलिटिशियंस मुंह से कुछ कहते हैं लेकिन काम करते नहीं हैं। और वे लोग मुंह से कहते हैं ना, उसी के अनुसार वे लोग जीवन नहीं करते हैं। और हर एक पार्टी में रहने वाले नेता लोग इस प्रकार झगड़ा कर रहे हैं। जैसे एक नगर पालिका के, एक म्युनिसिपालिटी के जो स्कूल है ना, उस स्कूल के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जिस तरह से क्लास के अंदर झगड़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार वे लोग आपस में क्या लड़ाई कर रहे हैं। सो एक दल ने क्या दूसरे दल से क्या लड़ता है तो दल दल पैदा करती है। माँ उत्तर देती है, हाँ बेटा, एक पार्टी के लोगों ने दूसरे पार्टी के लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। वो क्यों लड़ाई करते हैं? क्योंकि कुर्सी के लिए। यानी लेखक कहते हैं, हे माँ, मार्केट में तो क्या हर प्रकार की कुर्सी मिलती है, वैरायटी वैरायटी कुर्सी मिलती है, वुडन की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, आयरन की कुर्सी। लेकिन माँ कहती है, बेटा वो कुर्सी है नहीं है। कुर्सी का मतलब है वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति, संपत्ति और अधिकार चाहिए। शासन करने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, वो शक्ति क्या इस कुर्सी में। और इस कुर्सी के पीछे नेता लोग इस तरह दौड़ रहे हैं जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। यानी जैसे मजनू लैला के पीछे दौड़ते थे, उसी प्रकार नेता लोग, पॉलिटिशियंस लोग कुर्सी के पीछे क्या दौड़ रहे हैं। और हे माँ, मेरे ज्ञान की चक्षु आंखें क्या आपने खोल दी। और आजकल जो वंदनीय लोग जिन्हें हम कहते हैं ना, डाकू लोगों से क्या मधुर संबंध क्या बना लिए, पता नहीं कहाँ तक सच है। माँ कहने लगती है, जीवन मूल्य का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वहाँ बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर लिया। यानी लेखक पूछते हैं, माँ, मेरी जो ज्ञान की आंखें ना, ज्ञान की आंखें आपने खोल दी। क्योंकि डाकू लोगों के साथ भी कुछ वंदनीय लोग, यानी रेस्पेक्टेड लोग जिन्हें हम कहते हैं, नेता लोग कहते हैं, वो लोग क्या डाकू लोगों से मिले हुए हैं। सो यहाँ पर जीवन के जो मूल्य होते हैं ना, वैल्यूज़ होते हैं ना, उन वैल्यूज़ को खो जाने के बाद इंसान ऐसा ही हो जाता है। गंगा मैया कहने लगते हैं, बेटा, मेरी जो छोटी बहन है कावेरी, वो कावेरी मुझे कह रही थी कि हाल ही में एक मनुष्य के संपर्क में एक स्नेक आया, यानी सांप आया। वो सांप मनुष्य को देखकर स्वयं के यहाँ सुसाइड कर लिया। इस कहानी का अर्थ क्या है? यानी जो विष जंतु है, यानी जो
क्रूएल एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स भी मनुष्य को देख कर क्या डर रहे हैं। सारे जीव जंतु पशु पक्षियों से सबसे खतरनाक इस दुनिया में अगर कोई जानवर है तो वो है मनुष्य। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें पता चलता है कि मनुष्य सबसे खतरनाक इस दुनिया में है। और लेखक पूछते हैं सच माँ मनुष्य इतना क्यों गिर गया, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है जमीन ना मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति कर दिया। हे माँ, मैंने भी क्या सुना है आजकल पशु पक्षी भी क्या मनुष्य के कुकर्मों पर हंसने लगे। मनुष्य के कामों को देखकर जानवर भी जीव जंतु भी क्या हंसने लगे, पक्षियाँ भी हंसने लगे। और ऊपर से यहाँ पर और एक कहानी सुनाते हैं। हे माँ, एक सुपुत्र ने एक बेटा ने अपनी माँ को क्या माँ की हत्या कर दिया क्योंकि जमीन के लिए। तो समय से पूर्व ही अपनी माँ को मार डाला जमीन पाने के लिए। यानी आजकल संबंधों का कुछ अहमियत नहीं है, इम्पोर्टेंस कोई भी नहीं देते हैं। आजकल हम और आप केवल धन को क्या ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और धन के साथ संबंध बना रहे हैं। हम लोगों के बीच कोई संबंध नहीं रहे हैं। लास्ट और एक प्रश्न लेखक पूछते हैं गंगा मैया से और माँ उत्तर देने लगते हैं, बेटा तुम देख रहे हो ना हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त है कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं है। और गंगा मैया कहने लगते हैं, बेटा मेरी गोदी में तो सब लोगों को क्या समान रूप से मैं देख लेता हूँ, सभी को समान रूप से क्या खिलाता हूँ, मुझ में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मनुष्य होकर क्या इस तरह से भेदभाव करते हैं, हरिजनों के ऊपर अत्याचार होता है, जुल्म होता है। ये लोग अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं, मार डाल रहे हैं, उन्हें उनकी हत्या भी क्या की जाती है। ये सारी घटनाएं क्या मुझ में प्रदूषण होने के लिए काफ़ी नहीं है। लास्ट अंतिम प्रश्न पूछते हैं, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने समय ले लिया, उत्तर और दे दे, भविष्य में क्या संभावना है। हे माँ, जो आपने मुझे जो समय दिए थे इंटरव्यू के लिए वो समय क्या पूरा हुआ और समय से ज़्यादा समय मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न आपसे पूछ लूँगा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो उत्तर माँ देते हैं, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ उत्तर देने लगते, बेटा प्रकृति बहुत ही सर्वशक्तिशाली है और प्रकृति के सामने कुछ होने वाला नहीं है, और पहले भी हुआ है और आगे भी क्या हो जाएगा। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्थान की किरणें, यानी नई दुनिया जन्म लेगी। जब भी इस दुनिया में दुनिया नाश होने जाती है या अपवित्र बनती चली जाती है तो ये दुनिया ख़त्म हो जाती है, नई दुनिया क्या जन्म लेती है। ये स्टूडेंट्स, अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगता है या समझ में आया है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस पार्ट में लेखक यहाँ समझाते हैं कि मनुष्य कितना नीचा गिर चुका है। मनुष्य के कर्मों को देखकर, कार्य को देखकर पशु पक्षी हंसने लगे हैं। तो हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं और हम दूसरों की ओर उंगली उठाकर ये साबित करना चाहते हैं कि वे लोग बहुत ही बुरे हैं। उनसे पहले हम लोग बहुत ही बुरे हैं। तो हम लोग स्वार्थी बनते बनते चले जा रहे हैं। हम लोगों को केवल पैसा चाहिए, हम लोगों को अच्छी दुनिया नहीं चाहिए। अगर अच्छी दुनिया चाहते हैं
या हमें चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए अगर स्वर्ग जैसी दुनिया अगर रखनी चाहिए तो हम लोगों को जो स्वार्थी भाव है इस स्वार्थी भाव को त्याग कर अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम और आप स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचारी है, महंगाई को बढ़ावा देते हैं और धर्म के नाम पर हम लोग चीट करने लगे हैं। इन सारी समस्याओं के कारण दुनिया नरक जैसी बनती बनती चली जा रही है। तो इस दुनिया को स्वर्ग जैसा अगर बनना है तो हम लोग बना सकते हैं। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।